बच्चों, आज हम लोग साइंस के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी खास प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। वो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट परख, तैयारी उड़ान की। ये प्रोजेक्ट पाकुड़ जिला के द्वारा तैयार किया गया है और इसका मकसद है कि बच्चों के रिजल्ट को बेहतर करना, क्योंकि पिछले वर्ष वहाँ का रिजल्ट कुछ ख़राब हुआ था और उसी के लिए उस रिजल्ट को बेहतर करने के लिए सभी सब्जेक्ट के कुल 5-5 सेट तैयार किए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है, ताकि रिजल्ट वहाँ का अच्छा हो सके। तो इसी सेट में आज साइंस का हम लोग पहला सेट जो है उसको देखेंगे, और वो भी फिगर के साथ देखेंगे। फिगर के साथ क्वेश्चन को देखने से ज़्यादा याद होता है। तो पहला सेट का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो हम सेट तैयार किए हैं एक, उसमें भी ये क्वेश्चन हम दिए हुए थे कि मोटर वाहन के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट जिसको बोलते हैं, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है। ये यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ है ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ अवतल दर्पण इसलिए हेडलाइट में रहता है कि यहाँ पे जैसे अगर बल्ब लगा हुआ रहेगा तो इससे जब लाइट निकलेगा, ये लाइट जब दर्पण पे पड़ेगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके और समांतर हो जाएगा। और जब समांतर रेखा यहाँ से समांतर किरणें निकलेगी तो कोई भी वस्तु इधर जो भी रहेगा उस पर लाइट पड़ेगा रोड पे तो सही से दिखेगा। इसीलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में। अगर साइड मिरर का पूछेगा तो उसमें होगा उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पे हेडलाइट का पूछ रहा है अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। जिस दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, उल्टा प्रतिबिंब बनता हो और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब, तो वो होता है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कोई भी गोलीय दर्पण है, ये हो गया अगर गोलीय दर्पण, तो इसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया इसका वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक ये। तो जब त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो यहाँ से यहाँ हो गया इसका वक्रता त्रिज्या। ये गोलीय दर्पण है, वो कोई गोला का टुकड़ा होता है, तो ये इस तरह का गोला है और इसका केंद्र यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से ये हो गया त्रिज्या। अब ये त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी होता है यहाँ से ये होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो त्रिज्या यहाँ पे 20 है तो इसका फोकस दूरी निकालने बोला है, तो फोकस दूरी हो जाएगा 10। फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 20, तो हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो इसका हो जाएगा त्रिज्या, इसका फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे दिया है क्वेश्चन, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में ये कि अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग निकट दृष्टि दोष में
किया जाता है, इसलिए कि निकट दृष्टि दोष में ये सामान्य आँख है। निकट दृष्टि दोष में यहाँ रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख का जो रंगीन भाग होता है, ये है आँख का रंगीन भाग, इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, डी। आँख के रंगीन भाग को यहाँ पे इसको आइरिस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे है क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। विद्युत आवेश का कूलम, जिसको सी से सूचित करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया है कि उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए के रखने में विभवांतर तभी बना हुआ रहेगा जब वो सेल से कनेक्टेड रहेगा। तो उस युक्ति का नाम हो जाएगा यहाँ पे सेल। इसका आंसर सेल हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कौन सा युक्ति है इसमें से जो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला है यहाँ पे जनरेटर। जनरेटर है जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हो गया ये अल्टरनेटिंग करंट जिसको कहते हैं एसी। डीसी होता है बैटरी वाला और एसी होता है बिजली वाला अल्टरनेटिंग करंट। तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगा 50 हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक युक्ति का नाम बताएं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें से कौन सा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कहने का मतलब है कि जैसे मोटर है, उसमें हम विद्युत उसको देंगे तभी वो चलेगा और उससे जो भी काम हमको लेना है वो काम फिर हम उससे ले सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यहाँ हो जाएगा विद्युत मोटर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, एक दिया हुआ है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। ये पूछ रहा है कि कैसी अभिक्रिया है ये, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए कि यहाँ पे NO3 जो है Pb के साथ था, तो ये Pb से NO3 विस्थापित होकर के यहाँ NO2 हो गया। तो इस NO2 का यहाँ पे विस्थापन हो गया, इसलिए यह कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया है। आगे दिया है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं क्या है? लेड नाइट्रेट चूर्ण को जब परखनली में गर्म किया जाता है तो ये धुआं होगा NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही, NO2 होगा वो धुआं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण बनाता है क्लोरीन से अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ? तो इसका ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने के लिए पहले सभी क्वेश्चन को देख लेना है पढ़ के अच्छा से। एक ही ऑप्शन को देख करके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं मारना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा।
यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है बुझा हुआ चूना और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना। तो सिर्फ बुझा हुआ चूना देख के तुरंत ऑप्शन ए को नहीं मार देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है पौधों के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। जिस कोई भी मिट्टी है उसमें जब पौधा अगर लगाया जाएगा तो उसके विकास के लिए उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो पीएच मान हम जानते हैं कि जब पीएच मान अगर 7 होता है तब वो मिट्टी उदासीन होगा। 7 वाला उदासीन होगा। 7 से कम रहेगा तो वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। तो कोई भी पौधा जो है वो ना अम्लीय में सही से होगा ना क्षारीय में होगा। अगर वो उदासीन रहेगा तभी उस मिट्टी में वो पौधा सही होगा। तो यहाँ पे पीएच मान उस मिट्टी का 7 हो जाएगा। 7 पीएच मान वाला उदासीन होता है, और उदासीन में ही पौधा उपजाऊ मिट्टी वाला विकास करेगा वो पौधा। जब वो उदासीन रहेगा मिट्टी तभी। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। अगला दिया है क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो संतरा जो है वो खट्टा फल है, उसमें हम जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल रहता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 16 नंबर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम। कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ये। इसका आंसर हो जाएगा तो द्रव अवस्था में धातु होता है पारा। आगे है निम्नलिखित में अमलगम है। अमलगम कौन सा है ये बताना है। पारा प्लस धातु, गैलियम प्लस धातु, पारा प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु। अमलगम हो जाएगा इसमें पारा प्लस धातु। पारा प्लस धातु होता है अमलगम। अमलगम जो है इसका उपयोग दांत अगर सड़ जाता है तो उससे जो खोखला बनता है उस खोखला को भरने में किया जाता है, और रासायनिक क्रियाओं में अमलगम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीना से जो मिश्र धातु बनता है उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो वो मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। सोल्डर, जिससे सोल्डिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। संकलन अभिक्रिया कौन सा हाइड्रोकार्बन में होता है। तो इसका हो जाएगा C2H2, जिसको एसिटिलीन कहते हैं। ये C2H2 एसिटिलीन। आगे है कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इसमें हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा एल्डिहाइड, ये है HCHO, जिसको कि कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड, यही है एल्डिहाइड इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, वायवीय श्वसन में कितना ATP बनता है। वायवीय श्वसन जब होता है तो उसमें कितना ATP बनता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 38 ATP बनता है। ये ATP है वो कार्बनिक यौगिक है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं। रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किस अंग को कहते हैं। यकृत, प्लीहा, फुसफुस, वृक्क। तो रक्त बैंक कहते हैं प्लीहा को, जिसको स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। रक्त बैंक जो है
वो ब्लड को स्टोर करता है, इसीलिए उसको कहते हैं रक्त बैंक। ये हमारे शरीर में पेट के ऊपर में लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे रहता है बायां साइड में, पेट के ऊपर में रहता है ये प्लीहा जिसको कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछता है ये। तो इसका हो जाएगा, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आंसर बी सही हो जाएगा, प्लीहा। अगला है क्वेश्चन, मानव वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मानव वृक्क जो है किडनी, उसका संरचनात्मक इकाई क्या है? उसका संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जो कि किडनी का एक संरचना है। नेफ्रॉन ये किडनी में रहता है, ये ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन तैयार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कौन सा ग्रंथि कहलाता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यह सभी ग्रंथियों के हार्मोन को प्रेरित करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसको। आगे है क्वेश्चन 25 में दिया हुआ, मानव भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है? मानव भ्रूण, जब भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उसको पोषण किसके द्वारा मिलता है? रक्त, प्लेसेंटा, किडनी, छोटी आंत। तो भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उसको प्लेसेंटा द्वारा ही उसको पोषण मिलता है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? हाइड्रा जो है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, बीजाणु, बहुविखंडन, मुकुलन। तो हाइड्रा में हम जानते हैं कि मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है उसमें जनन। मुकुलन जो है वो एक अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन विधि है। इसमें क्या है कि किसी भी जिसमें मुकुलन होता है जनन, उसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, या लैंगिक जनन से ही वो उसमें विकास होता है, शरीर में ही थोड़ा सा उभार आ जाता है, और वही उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और उसी को कहते हैं मुकुल। और वो बड़ा, उससे फिर और बड़ा होते होते उसी से एक फिर नया जीव बन जाता है, और वही कहलाता है मुकुलन जनन। तो ये हम जानते हैं कि हाइड्रा में होता है मुकुलन जनन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है। ये ईस्ट में भी होता है, स्पंज में भी होता है, हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, ये सब में होता है मुकुलन जनन। तो इसका हो जाएगा मुकुलन, ईस्ट में भी होगा और स्पंज में भी मुकुलन जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? बढ़िया से समझ लेना है क्वेश्चन को, गलती से अक्सर इसका आंसर सब लगा देते हैं 28वें दिन, जो कि गलत हो जाता है। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? इसका होगा आंसर बी, 14वें दिन होगा, ये 2 सप्ताह में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिसने मटर पर प्रयोग किया था आनुवांशिकी का। और ये मटर पर प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि मटर में ये साल भर में एक बार होता है और इसमें रिजल्ट अच्छा
जांच किया जा सकता था, इसीलिए मटर पर प्रयोग किया गया था। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला दिया है, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत वनों का होना जरूरी है? हमारा पर्यावरण संतुलित रहे इसके लिए कितना प्रतिशत वन होना जरूरी है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसका 33% वन होना जरूरी है। तो इस तरह से ये 30 सेट का था ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ये सारा ख़त्म हो गया। और ये है सेट 1। ये कुल हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया हुआ है। कोशिश करेंगे हम जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगभग हर सब्जेक्ट का हम अवेलेबल कराएंगे, ताकि तैयारी हर किसी का अच्छे तरीके से हो सके। अभी समय बचा हुआ है, तो हर सब्जेक्ट का अगर 5-5 सेट अभी के तैयारी के बाद अगर और तैयारी हो जाएगा, तब तो नहीं लगता है कि किसी का भी तैयारी कमज़ोर होगा। हर कोई का अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, ताकि अगला सेट जब आए तो वहाँ से नोटिफिकेशन से पता चल सके। और साइंस का इससे पहले भी हम सेट उपलब्ध करा चुके हैं और मैथ का भी करा चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। बाकी अपना तैयारी को कंटिन्यू रखना है। इस सेट तो हम उपलब्ध कराएंगे भी, अपना भी तैयारी करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।